नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज इस इंटरव्यू सेक्शन में हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं, उन्होंने यूपी पीसीएस की परीक्षा को 2 बार क्लियर किया है। एक बार 2018 में और दूसरी बार 2019 में। 2018 में ही वाज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर एंड इन 2019 ही इज सिलेक्टेड एज नायब तहसीलदार। बहुत-बहुत बधाई सर। लोग एक बार परीक्षा क्लियर करते हैं, आपने 2-2 बार क्लियर की। Thank you, Divyanshi, and thank you for having me. ये हमारा सौभाग्य है सर कि हम आपके साथ आज इंटरैक्ट कर सकते हैं और आप अपने एक्सपीरियंस को सभी के साथ शेयर करेंगे, कैसी आपकी जर्नी रही है। तो सर सबसे पहले शुरुआत करते हैं, कैसी फीलिंग है आपने इस एग्जामिनेशन को 2018 में और फिर 2019 में क्लियर किया है एक बेहतरीन रैंक के साथ और बेहतरीन पोस्ट के लिए? ओवरवेलमिंग है दिव्यांशी। अच्छा लगता है इस तरीके के अप्रिशिएशन कि आप कंटिन्यूसली 2 बार क्लियर कर रहे हो, तो ये कॉन्फिडेंस भी देता है कि हाँ आपकी स्ट्रेटजी काम कर रही है। एंड यस, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं सर। हाँ दिव्यांशी, मैं इलाहाबाद का हूँ और मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई है। और उसके बाद जैसे आपने बताया, मैंने ग्रेजुएशन अपना कर्नाटका से किया है एग्रीकल्चर साइंसेज में। पोस्ट ग्रेजुएशन टीआईएसएस मुंबई से किया है। और फिर 2014 से लेके 2016 नवंबर तक मैंने टाटा ग्रुप के साथ काम किया, उनका जो सीएसआर डिवीजन है टाटा केमिकल्स का। और फिर मैं 2016 से एससीएल फाउंडेशन के साथ जुड़ा हूँ। तो वो एक इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, उसमें मैं जुड़ा हुआ था। तो डेवलपमेंट सेक्टर हमारे लिए ऑलरेडी नया नहीं था कि डेवलपमेंट सेक्टर कुछ नया है। जो ये था कि हम डेवलपमेंट सेक्टर में काम कर रहे थे, थोड़ा स्केल और इम्पैक्ट अपने काम को और बढ़ावा देने के लिए आई गॉट मोटिवेटेड टू ज्वाइन द सिविल सर्विसेज। So, yes, I'm married and I have a baby, 1-year-old baby. I'm sure the baby is very proud of you, sir. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है कि आपने एग्रीकल्चर साइंसेस में अपना ग्रेजुएशन किया, फिर आपने टिस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। मतलब आपने कैसे स्विच किया? कहते हैं पब्लिक पॉलिसी में आना एकदम से। यस, यू आर राइट दिव्यांशी। ये क्वेश्चन मुझसे इंटरव्यू में भी पूछा गया था, बोर्ड ने पूछा था कि आप साइंस को छोड़ के पब्लिक पॉलिसी की तरफ क्यों आ रहे हैं। तो मेरा आइडिया ये था कि जब मैं 4th ईयर में था तो आई रियलाइज्ड कि जो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम है, डेफिनेटली टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं, बट अगर देखा जाए तो जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादातर रिलेटेड हैं कि पॉलिसी से। तो जो अगर साइंस का अगर एप्लीकेशन अगर हमको ग्राउंड पे सोसाइटी के साथ ले जाना है, उसको ग्राउंड पे ले आना है, तो हमारे लिए अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए। तो दैट वाज द वन रीजन। और 2011 एक ड्रॉट ईयर था कर्नाटका में, तो देन आई रियलाइज्ड कि यार यहाँ पे टेक्निकल एग्रीकल्चर नॉलेज बहुत इफेक्टिव नहीं है। रादर वी नीड a lot of administrative effort, a lot of good public policy to address the problem that was prevailing at that time. तो ये एक रीजन था कि हमको लगा कि यार अगर साइंस में हम बहुत अच्छा कर भी लेते हैं तो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन हो जाएगी। और ग्रेजुएशन के बाद मुझे फेयर अंडरस्टैंडिंग थी एग्रीकल्चर की। देन आई थॉट कि एक एडिशनल जो अपकमिंग चैलेंजेस है एग्रीकल्चर के पॉलिसी से रिलेटेड, उसमें जाया जाए, तो इसलिए मैंने टिस ज्वाइन किया। मुझे लगता है कि यानी कि बहुत सारे जितने भी सर्कमस्टांसेस आपके आसपास प्रिवेल हो रहे थे, वो आपको मोटिवेट कर रहे थे कि यस यू हैव टू डू समथिंग इन पब्लिक सेक्टर, पब्लिक डेवलपमेंट, और आज वो सिद्ध भी होने जा रहा है ग्राउंड पर। यस यस, ये चीज तो था। एक एक बैकग्राउंड में वो चीजें चल रही थी। इनफैक्ट जब हम लोग टिस मुंबई में थे तो वो भी हम लोग मराठवाड़ा में फील्ड वर्क कर रहे थे अपना, वहाँ पे भी यही सारी कंडीशंस थी। तो फिर हमने अपना थेसिस, अपनी सारी जो रिसर्च वगैरह थी वो अलाइन कर ली एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड। तो एक डेफिनेटली एक बैक ऑफ द माइंड में ये था कि हाँ ये एक इशू है जिसमें मुझे काम करना है। एंड लकली जो 2018 वाला जो सिलेक्शन हुआ वो एग्रीकल्चर में हुआ, तो आज मैंने ज्वाइन भी कर लिया उसको, 2018 वाला ज्वाइनिंग। सर मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ ये जानने के लिए कि जब टिस्के से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, उसके बाद 3 साल तक आपने टाटा के साथ काम किया उनके सीएसआर डिपार्टमेंट में, फिर एचसीएल फाउंडेशन के साथ आप काम कर रहे थे एग्रीकल्चर सेक्टर में। सर आप ऑलरेडी पब्लिक डेवलपमेंट में थे, आप बहुत सारा काम कर रहे थे, फिर क्या ऐसा स्ट्राइकिंग फैक्टर था कि सिविल सर्विसेज ही के तरफ आना है? यस यस दिव्यांशी, यू आर राइट कि मैं काफी खुश था। और
अपने काम को लेके, और क्योंकि काम ज्यादातर टाटा ग्रुप भी और एचसीएल एकदम ग्रास रूट लेवल पे काम कर रही है, एकदम रूरल इंटीरियर विलेजेज उत्तर प्रदेश में, वो भी तो पूरा अच्छा था। आई वॉज गेटिंग रिकॉग्नाइज्ड, सारी चीजें हो रही थी। बट एक समय बाद ये लगा कि ना कि इवन कारपोरेट एंटिटी की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ मे बी फंड्स, मे बी द स्केल ऑफ द वर्क दैट दे आर डूइंग। प्रोबेबली अगर सीएसआर फंड्स अगर वो एक कोई कारपोरेट एंटिटी बहुत लगा देगी तो वो पूरे 2 3 डिस्ट्रिक्ट 4 डिस्ट्रिक्ट 10 लाख 15 20 लाख 25 लाख पॉपुलेशन लेगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, गवर्नमेंट का स्केल ऑफ वर्क देखें, जो इम्पैक्ट है वो काफी हाई है। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था कि अगर हम सिस्टम में आ जाते हैं तो शायद जो मेरे काम का इम्पैक्ट और स्केल है वो काफी बढ़ जाएगा, एंड बाई वर्च्यू ऑफ हैविंग अथॉरिटी आई विल बी एबल टू डिलीवर इट ऑन ग्राउंड। तो ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर था। इसके अलावा आई वुड लाइक टू मेंशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ हरदोई एट दैट टाइम मिस्टर पुलकित खरे, एंड देन आईएएस मिस्टर अविनाश कुमार, जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं और इतना अमेजिंग काम कर रहे थे। तो आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद देम, एंड देन आई रियलाइज्ड कि दीस आर द गाइज हु आर डूइंग सम वेरी अमेजिंग वर्क, एंड आई शुड बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम। बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके, और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप एक बार सिस्टम में आ जाएंगे तो जो भी विचार आप रखते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे। आगे बढ़ते और बात करते हैं, जैसे आपने बताया सर कि 2 कॉन्सिक्यूटिव बार आपने यूपीपीसीएस जैसा बड़ा एग्जामिनेशन क्लियर किया है। आपने कहा राइट स्ट्रैटेजी आपकी काम कर रही थी, उस राइट स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा सा बताएं। राइट स्ट्रैटेजी दिव्यांशी ये है कि मेरा ये था कि मेरा शायद फोकस बहुत डाइवर्ट नहीं हुआ, क्योंकि जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करने के पहले ना जो क्या नहीं करना है उस पर बहुत ज्यादा रिसर्च किया, रादर देन क्या करना है प्रिपरेशन में। देन आई फाउंड कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में ना नॉइजेस बहुत हैं। जैसे हम लोग ऑपरेशंस में या प्रोग्रामिंग में देखते हैं ना, बहुत ज्यादा नॉइजेस हैं, तो उनको हम लोग हटाते हैं। तो ऐसे बहुत ज्यादा मिथ्स हैं सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन में। तो आई थॉट कि वो मुझे हटाने हैं, और वो हटाने के लिए मैंने बहुत जब ये चीज और पढ़ी समझी तो मुझे लगा कि सिलेबस एक चीज है जिसपे हमको बहुत ज्यादा स्ट्रांगली उस पर अडहर रहना है, इधर उधर नहीं भागना है। और उसी सिलेबस को हमने पढ़ा और उसी सिलेबस को हमने अच्छे से रिवाइज किया। अब वो मेन स्ट्रेटजी जो मेरे लिए थी वो थी कि ऑनलाइन जो ओपन सोर्सेस थे उससे मुझे काफी हेल्प मिल गई, क्योंकि मैंने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था। अब मैं घर पे ही जॉब के साथ ही प्रिपरेशन कर रहा था। तो इन रिसोर्सेज को मैंने एक जगह इकट्ठा किया, एंड देन आई स्टार्टेड रीडिंग थैंक्स टू स्टडी आईक्यू, जिसके थ्रू मैंने करंट अफेयर्स अपना तैयार किया, जो उनके डेली करंट अफेयर्स अपडेट्स आते हैं, मंथली जो क्विज कंपाइलेशन होते हैं। तो मैं क्या करता था कि उसके वीडियो डाउनलोड कर लेता था, और क्योंकि आई यूज्ड टू ट्रैवल टू माय ऑफिस लगभग 2 घंटे 3 घंटे, तो डाउनलोड करके मैं हेडफोन लगा के उसको सुनते हुए जाता था। इसके अलावा जो ओपन सोर्सेज हैं, जैसे जो सिलेबस था, मेंस के सिलेबस की मैं पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ, मेंस के सिलेबस को मैंने सारे ओपन सोर्सेज यूज किए। तो मैं गूगल पे टाइप करता था, जो सिलेबस दिया हुआ उसको टाइप किया, आगे यूपीएससी लिख देता था। जो बेस्ट फॉर्मेट में मुझे आंसर लगता था, फ्लो चार्ट डायग्राम, उसको वन नोट पे एक जगह कंपाइल करते गया, GS1 GS2 GS3 GS4, और मेरे पास पूरा स्टैटिक कंपाइल हो गया इस तरीके से मेंस के लिए स्टैटिक, और करंट अफेयर्स में ऐसे तैयार करता था और उसी को मैं रिवाइज करता था। तो मैं बहुत ज्यादा भागा नहीं हूँ, ज्यादा भटका नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये सबसे क्लियर कट स्ट्रेटजी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। सर आपने जिस तरीके से बताया, बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी, यू वर वेरी श्योर अबाउट द रिसोर्सेज दैट यू हैव टू यूज, क्या फॉलो करना है। कहते हैं एग्जामिनेशन को समझ लें तो एग्जामिनेशन आसान हो जाता है। एग्जाम इस पे आप थोड़ा सा बताएं। जी, एग्जामिनेशन, ये बात सही है। अगर आप एग्जामिनेशन समझ लेते हैं तो एग्जामिनेशन आपके लिए बहुत आसान है। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि शायद कुछ लोगों को जो हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको अटपटा लगे। आईएएस का मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट स्टेट सिविल सर्विसेज इतने ज्यादा टफ नहीं है, बशर्ते आप अपने जो आसपास की नॉइज है वो कम कर दीजिए। नॉइज इन द सेंस, आपके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, ज्यादा आपके गाइड्स हैं, ज्यादा बुक्स हैं, वो थोड़ी सी आपको मिनिमाइज करनी पड़ेगी। स्टिक टू सिलेबस। सिलेबस क्या है उस पर आप स्टिक रहिए। पुराने पेपर्स आप देख लीजिए, एग्जाम के पैटर्न्स क्या हैं, प्री मेंस दोनों के, और जो सिलेबस दिया गया हुआ है उसी सिलेबस को आप कई बार पढ़ते जाइए, कई बार पढ़ते जाइए। और
ट्रस्ट मी, जितने भी मैंने कोचिंग मटेरियल देखे हैं उससे बेस्ट कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल है, ओपन सोर्सेज में अवेलेबल है, उनको आप यूज कर सकते हो। प्री के लिए अगर आप स्ट्रेटजी प्री मेंस इंटरव्यू ऐसे डिस्कस करना चाहते हो तो आगे हम डिस्कस कर सकते हैं। बट आई वुड से कि मेंस जो है ना अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता जा रहा है स्टेट सिविल सर्विसेज उत्तर प्रदेश का भी। तो उसके लिए मैंने क्या किया था कि मैंने ओपन सोर्सेज में सिंपल जो सिलेबस मैंने उठाया जो कमीशन ने दिया हुआ उसको डालता था गूगल में, आगे यूपीएससी लिख देता था। 4-5 जो बेस्ट हमारे पास सबसे मोस्ट सर्च्ड टॉपिक आते थे, जो लिंक आती थी, उसमें से कंटेंट हम उठा के उसको एक जगह वन नोट पे हम डालते जाते थे। इस तरीके से मैंने सारा सिलेबस अपना स्टैटिक का तैयार किया। इसी तरीके से GS1, GS2, GS3 का पूरा इस तरीके से तैयार किया। GS3 में थोड़ा सा करंट अफेयर्स है, जिसके लिए मैंने फिर स्टडी IQ के जो मंथली कंपाइलेशंस हैं, जो डेली न्यूज आप लोग करते हो, दैट इज रियली गुड। और क्योंकि वो हिंदी इंग्लिश मिक्स होता है तो वो समझने में काफी आसान हो जाता है। सपोज मैं अगर गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मुझे ध्यान लगा के इंग्लिश नहीं समझना है, आप हिंदी इंग्लिश में बताते हो तो वो ऑन द गो चला जाता है। इट्स लाइक अ पॉडकास्ट, आप गाड़ी चला लो सुनते हुए चले जाते हो। तो ये कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो बाकी लोग बताते हैं, बट ये मेरी तरफ से है कि अगर आप केवल ऑनलाइन डिपेंडेंट हैं, घर पे तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक तरीका हो सकता है तैयारी करने का। सर ने बहुत ही अच्छे से बताया जो भी मिथ्स हैं कि बाहर जाके आप पढ़िए, कोचिंग करनी ही पड़ेगी। बहुत सारे आजकल ओपन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उसको अच्छे से वाइसफुल आप उसे यूटिलाइज करिए और एग्जामिनेशन बहुत टफ नहीं है। सर, आप जॉब कर रहे थे और आप कंटिन्यूसली जॉब कर रहे थे इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस में भी। कैसे आपने टाइम मैनेज किया अपना? दिव्यांशी, इसमें मैं लोग बोलते हैं सेक्रीफाइस करना है, मैं ये बोलता हूँ कि भाई आपको बैलेंस करना है, सेक्रीफाइस कुछ नहीं करना है कि आप फैमिली टाइम, अपना लीजर टाइम, ये सब कंप्रोमाइज करना पड़ता है सिविल सर्विसेज के लिए। काफी हद तक ये सही भी है, लेकिन आप अगर वर्किंग इंडिविजुअल हैं तो आपका ऑलरेडी कंप्रोमाइज होता है, क्योंकि आपका 8 घंटे 10 घंटे जॉब में चला जाता है। तो उसके लिए यही है कि जैसे अगर आपके पास क्लास करने की सुविधाएं नहीं है तो आपके पास जो बेस्ट कंटेंट ओपन अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल आप नोट्स नहीं बना सकते हो, आई नो कि बहुत मुश्किल होगा कि आप क्लास में बैठ के नोट्स बनाओ, लेकिन आप क्यों बना रहे हो? अगर आपके लिए कोई अच्छे से बनाया हुआ है उसको आप यूज कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए। वो कंटेंट आप ओपन सोर्स से लीजिए, अपने नोट्स में बनाइए, चाहे आप ऑनलाइन उसको एक जगह सेव कर रहे हैं या उसको अपने हाथ से लिख रहे हैं, और उसको रिवाइज करना शुरू करिए। एक तो ये हो गया कि फिर आपको क्लासरूम का टाइम बच जाएगा। दूसरा, आपको जैसे कोई अगर मान लीजिए स्टडी IQ अगर आर्टिकल 370 पे कोई कंटेंट बना रही है तो आई एम वेरी श्योर कि राठौर सर या कोई जो है ना वो पूरा अपना दिन लगाएंगे उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर उसको PPT में डालने के लिए, उस पर थीमेटिक मैप डालने के लिए, रादर देन कि अगर आप पढ़ना चाहोगे तो आप चाहो 2 घंटे पढ़ लोगे, इम्पॉसिबल है। तो इसलिए जो आधे घंटे में आपके पास कोई सोर्सेस अवेलेबल है उसको आप रिफर कर सकते हो। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा, आपका एफर्ट भी बच जाएगा। तो दिस इज द स्मार्ट वर्क यू कैन डू। आप डेली न्यूज एनालिसिस आती हैं, डेली करंट अफेयर्स के कंटेंट आते हैं, इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा जो लोग वर्किंग हैं। अगर आपके पास, आप क्लास कर सकते हो, ऑनलाइन क्लास कर सकते हो, घर पे आके ऑफिस के बाद 4 घंटे 5 घंटे, तो आप कर सकते हो। बट मैंने नहीं किया बिकॉज आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट। मैंने ट्राई किया कि पहले हम 4 घंटे यूट्यूब देख लें, तो एक हफ्ते मैंने 4 घंटे करंट अफेयर्स देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा, देन आई गेव अप। तो एक ये स्मार्ट तरीका हो सकता है। मैं जो बार बार कहना यही चाह रहा हूँ कि जो ओपन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको आप सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। दैट वुड बी द आंसर। तो सर, आपने जिस तरीके से बताया टाइम मैनेजमेंट का, हम कह सकते हैं कि द फैमिली मैन क्रैक्ड UPPCS 2 times consecutively। सर, करंट अफेयर्स की बात आपने कही तो बहुत डिलेमास रहता है। आप ऑलरेडी बता रहे हैं कि किस तरीके से अपने सोर्सेज को कंसोलिडेट करें, बट आप किस तरीके से करंट अफेयर्स को प्रिपेयर करते थे? बहुत डिलेमा है, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर के नोट्स कैसे बनाने हैं? जो स्टेट सिविल सर्विसेज है, अगेन UPPCS को अगर ध्यान में रखे हम बात करें, अगर आप कोई सा भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो सफिशियंट है। अगर आप कोई भी हिंदी दैनिक ले रहे हैं, चाहे वो दैनिक भास्कर हो, हिंदुस्तान हो, दैनिक जागरण है, उसको आप पढ़ते रहिए, इसमें बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, अब करंट अफेयर्स जो मेंस में आ रहा है
वो थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा है, जो अभी 1-2 साल से यूपीपीसीएस ने मेंस में सवाल पूछना शुरू किया। उसके लिए आपको एनालिसिस करनी होगी। अब फॉर एग्जांपल अगर कोई न्यूज आ रही है और वो इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो वो फिर आपको केवल पेपर से नहीं समझ में आएगी। पेपर वाले क्या करेंगे, या तो वो अपना पक्ष रखेंगे, जो राइटर होगा, चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट हो, कोई सेंटर होगा, इस तरीके से रखेगा। और यूपीएससी वो नहीं चाहता है, वो यूपीपीसीएस भी, तो वो चाहेगा कि आपको कितना नॉलेज है, कितना बैलेंस हो। उसके लिए मैं अगेन यही कहूंगा कि तो आप ऐसे रिसोर्सेस रिफर करिए जो आपको पूरी तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं। तो अब जैसे मान लीजिए करंट अफेयर्स का जो ऑनगोइंग इश्यूज है किसी चीज को लेके, चाहे सोशल इश्यूज हो, वुमेन से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन, इन सब चीजों को अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए और आपको मेंस में उसको लिखना है, तो आप केवल न्यूज़पेपर पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते। उसके लिए फिर आपको कोई ऐसे रिसोर्स देखना पड़ेगा जहां पे कोई अच्छे से उसकी एनालिसिस कर रहा। तो आई फाइंड, जो मैं बता रहा था कि स्टडी आईक्यू की जो टीम है, जो हिंदी इंग्लिश का मिक्स करके कर रहे हैं, तो जो हिंदी भाषी प्रदेश के लोग हैं उनके लिए तो हाईली रिकमेंडेड है कि वो इससे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मंथली कंपाइलेशन आते हैं वो भी अच्छे हैं, क्योंकि मंथली कंपाइलेशन में क्या होता है, कभी कभी होता है कि आप कोई चीज भूल जाते हो, कोई चीज आप नोट नहीं कर पाते हो, अगर नोट कर रहे हो तो मंथली कंपाइलेशन में वो एक जगह आपको मिल जाता है, और वो उसी फॉर्मेट में होता है जिस फॉर्मेट में आपको मेंस के आंसर लिखने हैं। तो वो GS1 GS2 GS3 में काफी अच्छे से यूज हो सकता है। तो दैट इज वन। तो जो करंट अफेयर्स हो रहा है वो डेली आप उसको देखते जाओ। एक्चुअली होता क्या है करंट अफेयर्स में, कि एक इशू है वो 1 महीने चल रही है, 10 दिन चल रही है, 5 दिन चल रही है, तो उसका रिपीटिशन होने लगता है न्यूज़पेपर में। हो सकता है आपको वो पढ़ने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर आपने एक बार पढ़ लिया, एक बार एनालिसिस अच्छे से देख ली, तो आपको फेयर आइडिया हो जाता है। और लास्ट में अगर आपके पास मंथली कंपाइलेशन है तो यू कैन रिफर इट फ्रॉम दैट। तो ये कम काम अच्छे से हो जाता है। तो इतना करंट अफेयर्स मोर देन सफिशिएंट है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आई स्टिल रिकमेंड कि जो मैं बता रहा था कि जो इनके मंथली आपके स्टडी आईक्यू के मंथली क्विज जो आप लोग करते हो, 200 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन के उस मंथ को, आप आंख बंद करके जब क्वेश्चन पूछा जा रहा है ट्राई टू आंसर इट, अगर आपने पूरा मंथली कंपाइलेशन पढ़ लिया है या न्यूज़पेपर पढ़ लिया है तो, एट द एंड ऑफ मंथ। तो दैट कुड बी अ गुड स्ट्रेटजी फॉर यूपीपीसीएस। सर एग्जामिनेशन की बात करें तो 7-8 मिनट का टाइम रहता है एक आंसर लिखने का। एनालिसिस और पर्सपेक्टिव बिल्डिंग बहुत ज़रूरी है पूरे प्रोसेस में। उस समय जब आप एक आंसर लिखते हैं तो कैसे अपना बेस्ट शॉट दें, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए? ये इसमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी। इसमें जैसे जो आप कह रहे हो ना, कि अगर वो 8 नंबर का सवाल है तो आपको 6 मिनट मिलते हैं, अगर वो 10 नंबर 12 नंबर का है तो आपको 12 या 14 नंबर मिलता है, मिनट मिलते हैं। और आपके पास अगर इतना कम है तो आपको सोचने का समय नहीं मिलता। इसके लिए जो पहले की तैयारी होनी चाहिए, जो मैं आपसे कह रहा था कि अगर सिलेबस को, जो सिलेबस मैंने क्या किया था मैं बता रहा हूँ, हो सकता है सबके लिए एप्लीकेबल हो या नहीं। मैंने क्या किया, जो सिलेबस है मेंस का, उसका टॉपिक मैंने अगर डाला गूगल में, तो उसके कंटेंट को, उस टॉपिक को, कंटेंट को मैं A4 पेज पे लाने की कोशिश करता था, कि A4 पे एक साइड से ज्यादा मुझे नहीं लिखना है। मतलब 125 वर्ड्स पूरा कंटेंट, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी, कंक्लूजन, सारी चीजें। अब क्या होगा, एक तो ये होगा कि आप अपना आंसर डिजाइन कर लेते हो कि हमको इस फॉर्मेट में लिखना है, और प्लस आपका वर्ड लिमिट, स्ट्रक्चर, प्रेजेंटेशन एक तरीके से मोटा मोटा स्टैब्लिश हो जाता है, जो स्टैटिक पोर्शन है मेन सिलेबस का। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो नोट्स अपना इसी तरीके से बनाइए। नोट्स का मतलब ये नहीं कि टॉपिक, आपने एक टॉपिक उठा उस पर 5 पेज का नोट्स लिख दिया, मेंस में काम नहीं आता, आई एम सॉरी। तो उससे क्या होगा कि आप अगर उसको जब A4 पे ऑलरेडी 125 150 वर्ड्स पे ला दिए हो, तो फिर अगर आप उसको पढ़ते हो 2 बार 3 बार ना, तो आपको एग्जाम में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रॉब्ली यू विल गो एंड रिप्रोड्यूस इट। तो उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा, आपको कंटेंट मिल जाएगा, प्रेजेंटेशन आपका सही होगा, और जो स्ट्रक्चर ओवरऑल आंसर का वो सही होगा। तो मैंने GS1 के ऐसे ही बना लिए, अराउंड 200 टॉपिक, 200 GS2 के, 200 GS3 के, उसी को 2-3 बार पढ़ लेने से काम हो जाता है। अब इसमें GS3 में मेन प्रॉब्लम आती है, GS3 में इकोनॉमिक, इंटरनेशनल रिलेशन जो डायनामिक हो जाता है, करंट अफेयर, उसके लिए आपको फिर रिफर करना पड़ेगा जो मंथली कंपाइलेशंस वगैरह, वहां से आपको वो कंटेंट आप वहां से उठा सकते हो। जैसे अगर आपने GS3 में बनाया है स्टैटिक, तो जो चीजें ऐड होती जा रही वो आपको A4 बना के आप उसमें ऐड करते जाइए, तो वो एक कंप्लीट वो बन जाता है। सम आपने बहुत ही अच्छे से बताया कि किस तरीके से सिलेबस को समझना है, अपनी पर्सपेक्टिव को डेवलप करना है पूरी जर्नी में। सर मैं आपको आपके प्रिपरेशन डेज की तरफ ले जाना चाहती हूँ। चूँकि आप जॉब कर रहे थे, तो कैसे आप अपना डे प्लान करते थे? क्या कैसे शेड्यूल बनाते थे? प्लान्स को इम्प्लीमेंट करते थे?
ओके, सो अब हमारा जो ऑफिस है वो 9:30 स्टार्ट होता था, तो मैं घर से 8 बजे के आसपास निकलता था। तो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 7। वहाँ से आते आते, दिन भर ऑफिस के बाद आते आते भी यहाँ पे लगभग 7:30-8 बज जाता था घर पे। तो आने के बाद फ्रेशन अप और ये सब होते होते लगभग 1 घंटे, उसमें चाय कॉफी, देन आई यूज्ड टू टॉक माय मदर, घर वाले जो जितने लोग हैं सारे लोग। उसके बाद 9 बजे से मैं बैठ जाता था। आई यूज्ड टू सिट अराउंड 9, और 1-1:30 तक होता था। उसमें क्या होता था कि शुरू के जो 45 मिनट्स हैं वो डेडिकेटेड होते थे डेली के जो करंट अफेयर्स अपडेट्स हैं। तो उसमें हम क्या करते थे कि जो आप लोगों के जो मेन इवेंट है उसको देख लो ऑनलाइन यूट्यूब पे। इसके अलावा जो और अगर आप नोट्स बना रहे हो, जो मंथ डेली डेली बेसिस पे जो कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स के, उनको अगर आप लिखना चाह रहे हो तो लिख लो। इसके अलावा GS1 GS2 के कोई दो आप कॉम्बिनेशन बना लीजिए, चाहे GS1 GS4 या GS2 GS3। एक दिन में 2 पेपर का टॉपिक आप डिसाइड कर लीजिए। एक महीने में हमने जो है GS1 का मॉडर्न हिस्ट्री खत्म करनी है और GS3 में इकोनॉमी खत्म करनी है। तो इसी तरीके से GS2 में हमको पॉलिटी खत्म करनी है, और GS4 में ये टॉपिक खत्म करना है। तो इस तरीके से आप एक दिन में वो कर सकते हो। सैटरडे संडे को, सैटरडे तक आप ये जितना पढ़ लो, सैटरडे को सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का काम करिए कि 5 दिन हमने क्या पढ़ा है, और संडे को कोशिश करिए कि टेस्ट दीजिए, जितना पढ़ा है वो रिकॉल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए आप चाहे तो टेस्ट सीरीज ले सकते हो, चाहे पुराने पेपर्स लगा सकते हो, या जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स लिख सकते हो। इस तरीके की चीजें कर सकते हो। तो ये मैंने मोटा मोटा ये फॉलो किया, बट नॉट एकदम रिजिड नहीं है कि नहीं नहीं हमको इसी तरीके के फॉर्मेट में आना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होता है। आज हिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो आर्ट एंड कल्चर ले लो, इकोनॉमी बोर हो गए तो फिर यू कैन स्विच द अदर सब्जेक्ट। बट हाँ, मोटा है कि 45 मिनट्स 1 घंटे करंट अफेयर्स, और एक दिन में जो मैं बोल रहा कि 5 घंटे का अगर होता था तो एक सब्जेक्ट 2 घंटे, एक सब्जेक्ट 2 घंटे। तो सर किस तरीके से स्टडी आईक्यू हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? okay, it's very much part of my journey. First of all, let me thank you the team. I think the first platform which has democratized the knowledge in the country, I would say. रीजन बीइंग, यूजुअली जो लोग दिल्ली में जाके अफोर्ड नहीं कर सकते रहना, हैफ्टी फीसेस 1.5 लाख 2 लाख रुपए की फीस, दे कैन बाय द पेन ड्राइव कोर्सेज, एंड इस तरीके से अच्छे से कंटेंट डिजाइन है। दूसरा ये कि इसके जो ओपन सोर्सेज हैं उसने मुझे बहुत हेल्प किया। जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुझे करंट अफेयर्स तैयार करने में, जो क्विज प्रैक्टिस करने में, उसमें मुझे काफी हेल्प मिलती थी। तो जो आप स्ट्रेटजी अभी आप पूछ रहे थे कि आपने पूरा स्ट्रेटजी क्या होता था, तो ये 2-4 घंटे 5 घंटे के अलावा मेरे पास 3 घंटे और होते थे। वो होते थे जब मैं घर से ऑफिस ट्रेवल करता था और घर से फिर वापस घर आता था। तो आई यूज टू डाउनलोड माई दिस करंट अफेयर्स के जो क्विज हैं, जो करंट अफेयर्स का डिटेल एनालिसिस है, उसको मैं डाउनलोड कर लेता था, और उसको मैं अपने आईपैड या फोन पे उसको जो है हेडफोन पे लगा के सुनते हुए चला जाता था। अगर कोई ड्राइव कर रहा है तो मैं देख लेता था, अगर मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो उसको एज ए पॉडकास्ट सुनते हुए चला जाता था। और ये इसमें काफी हेल्प मिल जाता है, क्योंकि आप फिर क्या होता है ना, एक फ्लो में रहते हो। तो अगर आपका करंट अफेयर्स तैयार हो रहा है तो आपके जो इश्यूज हो रहे हैं, जो आप सोशल इश्यूज पे हैं, चाहे इकोनॉमिक्स पे है, चाहे इंटरनेशनल रिलेशन पे है, उसको आप अपने स्टैटिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हो इमीडिएटली कि अच्छा ये हुआ तो इसका ये इम्पैक्ट हो सकता है, ये इसका ये रीजन होगा। इस तरीके के एनालिसिस में, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं कि आपका इस पर्टिकुलर इश्यूज पे आपका ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, आप इसको एक्सप्लेन करिए, तो उसमें काफी हेल्प मिल जाता है। एंड स्टडी आईक्यू हैज हेल्प मी। हमें बहुत खुशी है सर कि हम आपकी सक्सेस स्टोरी का हिस्सा बन सके। सर आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगी योर टिप्स एंड सजेशंस फॉर द एस्पिरेंट्स ऑफ यूपीपीसीएस। यूपीपीसीएस के लिए यही है कि मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि अपने रिसोर्सेज है लिमिट करिए, जितने कम है उतना अच्छा है, उसको कई बार पढ़िए। अच्छा मेंटर ढूंढिए जो आपको इसमें हेल्प कर सके, और दूसरे अच्छे रिसोर्सेज को एक्सेस करिए जहाँ पे आपको क्वालिटी कंटेंट मिल जाए। वो यही सारी चीजें हैं। बाकी सजेशन सारे लोग देते हैं जो इक्वली ट्रू है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको ये बुक्स पढ़नी है, वो सब सारी चीजें, दैट इज ऑल गुड। बट ये मेरी तरफ से यही होगा कि थोड़ा नॉइज कम करिए, अच्छा मेंटर ढूंढिए, एंड हैव एक्सेस टू वेरी गुड क्वालिटी कंटेंट।
थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, किस तरीके से सिलेबस को समझना है, एग्जामिनेशन की प्रक्रिया को समझना है और मोर ओवर एग्जाम को समझना है। फिर से एक बार धन्यवाद और हम यही कामना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें। थैंक यू दिव्यांशी, थैंक यू फॉर हैविंग मी एंड टेक केयर, यू टू, स्टे सेफ।